नमस्कार। मैं मनोज जागलान आपका आज की क्लास में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे ज्वालामुखी और ज्वालामुखी का आज हमारी तीसरी क्लास है, तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम दो वीडियो पढ़ चुके हैं, यानी दो क्लास हमारी हो चुकी हैं। तीसरी क्लास है ज्वालामुखी की और आज का हमारा टॉपिक ज्वालामुखी में क्या रहने वाला है, ज्वालामुखी की स्थलाकृति। यानी कि इससे पहले हमने ज्वालामुखी से संबंधित ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी क्यों आती है, ज्वालामुखी उद्भेदन के आधार पे कितने प्रकार की होती है, तीव्रता के आधार पे कितने प्रकार की होती है, ज्वालामुखी का विश्व वितरण क्या है, ये सब चर्चाएं हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे ज्वालामुखी की स्थलाकृतियों की। तो ज्वालामुखी की स्थलाकृति जो होती है वो दो प्रकार से बनती है, क्योंकि ज्वालामुखी दो प्रकार की होती है, एक केंद्रीय उद्भेदन वाली ज्वालामुखी और एक दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी। तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं केंद्रीय उद्भेदन वाली ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृति। निर्मित स्थलाकृति, केंद्रीय उद्भेदन वाली ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, ये हमारा आज का पहला विषय है। तो देखिए, इसमें केंद्रीय उद्भेदन वाली ज्वालामुखी कौन सी होती है? जिसमें लावा एक मुख से निकलता है, एक मुख से निकलता है, एक केंद्र से निकलता है, वो आपकी केंद्रीय उद्भेदन वाली ज्वालामुखी होती है। ओके जी। और दूसरे प्रकार की जो बाद में पढ़ेंगे वो होती है दरारी उद्भेदन वाली। और दरारी उद्भेदन वाली में आपका लावा जो होता है वो एक लंबी दरार से बाहर आता है, एक लंबी दरार से बाहर आता है, तो वो दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी होती है। केंद्रीय उद्भेदन में लावा, गैस, जलवाष्प, ठोस पदार्थ बाहर आते हैं। इनके जमाव से, इनके जमाव से शंकु व गुंबद का निर्माण होता है। बिल्कुल, ये लावा जब बाहर आएगा, यदि ये त्रिभुजाकार रूप में जमा, ट्राइंगल टाइप, तो ये हो जाएगा शंकु। और यदि इसका जमाव ऐसे हो गया तो ये हो जाएगा गुंबद। और इस प्रकार आपका लावा दो प्रकार से जमता है और उसको हम कहते हैं, इस प्रकार की स्थलाकृति को हम क्या कहते हैं? इन्हें ऊंचे उठे भाग कहते हैं। इन्हें ऊंचे उठे भाग कहते हैं। मतलब ये ऊंचे उठी हुई भाग या ऊंची उठी हुई स्थलाकृति होती है। दूसरी बात, केंद्रीय उद्भेदन, केंद्रीय उद्भेदन वाली ज्वालामुखी में, वाली ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण, कारण क्रेटर व काल्डेरा, क्रेटर व काल्डेरा का निर्माण होता है, का निर्माण होता है, जिन्हें धसी हुई स्थलाकृति, धसी हुई स्थलाकृति कहते हैं।
स्थलाकृति कहते हैं। एक्चुअली बात यहां क्या हुई कि हमने इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया, दो भागों में डिवाइड कर दिया। स्थलाकृति यहां आप देखोगे तो एक शंकु बनी, एक गुंबद बना। दो स्थलाकृति तो ये होगी और दो आपकी कौन सी होगी, क्रेटर और काल्डेरा। लेकिन इन दोनों का नाम है धसी हुई स्थलाकृति और इन दोनों का नाम है ऊंचे उठे हुए भाग या ऊंची उठी हुई स्थलाकृति। ये आपकी बात थी। यहां से हमने इस बात को केवल इसलिए पढ़ा कि मान लो सवाल आ जाए निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी द्वारा निर्मित ऊपर उठी हुई स्थलाकृति है तो शंकु और गुंबद, और धसी हुई स्थलाकृति है तो धसी हुई स्थलाकृति आपकी कौन है, क्रेटर और काल्डेरा। ये आपकी बात थी। ओके, इतनी बात समझ गए। अब हम चलेंगे एक नंबर स्थलाकृति में, और एक नंबर हमारी स्थलाकृति अब रहेगी शंकु। जब लावा का जमाव, क्योंकि सबसे ज्यादा जो योगदान होता है वो लावा का ही होता है, तो जब लावा का जमाव त्रिभुजाकार रूप में होता है। अब इसको हम शंकु के रूप में लिखें तो फिर बात अर्थ क्या रहा, शंकु तो शंकु ही होता है, त्रिभुजाकार रूप में होता है तो उसे ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। तो उससे ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। बिल्कुल, इस शंकु का आकार ज्वालामुखी से निकले लावा पर निर्भर करता है। लावा पर निर्भर करता है। अब बताओ आप, यदि लावा गाढ़ा और चिपचिपा है तो आपका शंकु कैसे बनेगा? गाढ़ा और चिपचिपा है तो ये जहां मुंह रहेगा उसके पास ही लावा ज्यादा जम जाएगा, दूर जाने पर ऐसा बन जाएगा, ऐसा उत्तलाकार शंकु बन जाएगा। और मान लो लावा जो है वो एकदम पतला है, क्षारीय लावा है, तो शंकु आपका सॉरी भाई, तो आपका शंकु ऐसा बन सकता है। देखिए आप, ये आपका एकदम नीचा बन गया, तो ऐसा भी बन सकता है। तो शंकु की आकृति जो है वो किस पे निर्भर करेगी? शंकु की आकृति या शंकु का आकार जो है वो आपका निर्भर करेगा ज्वालामुखी से निकले लावा की प्रकृति पर। सही बात है भाई। अब आप देखिए नंबर 1, ये लावा के आधार पे शंकु के प्रकार कितने होते हैं? उनमें पहला होता है सिंडर शंकु। अब इस नाम से कोई ज्यादा पता नहीं चल पाता कि हम क्या बात करना चाहते हैं, लेकिन आप इंग्लिश में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसका नाम होता है एस कॉन्स। एस का मतलब क्या होता है? राख से बना हुआ, मतलब ठोस पदार्थों से बना हुआ। इस प्रकार के शंकु में तरल पदार्थ का योगदान कम होता है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि तरल पदार्थ बिल्कुल कम होता है और इसमें ज्यादा क्या होता है? तो इसमें ज्यादातर ठोस पदार्थ, राख, यही चीजें ज्यादा होती। तो आप इसको समझें, ये जो शंकु है ये बनेगा कैसे? ये आपका, इनको दोनों को मिटा देते हैं,
क्योंकि ये तो हम वैसे ही सपोज कर रहे थे कैसा बनेगा। अब पहले प्रकार का बनेगा, जब ज्वालामुखी से निकले पदार्थों में ज्यादातर आपके क्या हो, ठोस पदार्थ हो, तो शंकु इस प्रकार का बनेगा। क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि मुख के पास ज्यादा जम जाएंगे, ठोस पदार्थ जो निकलेंगे वो मुख के पास ज्यादा जम जाएंगे, दूर कम जाएंगे, और इससे आपका अवतलाकार शंकु, अवतलाकार शंकु का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? अवतलाकार शंकु का। ये अवतलाकार शंकु बनेगा। तो आप देखिए ये होता है सिंडर शंकु। इस प्रकार का शंकु ज्वालामुखी से निकले ठोस पदार्थों, धूल व राख से बनता है। इसमें तरल पदार्थों का योगदान कम होता है, ज्यादातर ठोस पदार्थ होते हैं। और इसका ढाल कैसा होता है? अवतलाकार। ढाल होता है अवतलाकार। ओके जी, एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? मैक्सिको के जोरल्लो ज्वालामुखी, जोरल्लो ज्वालामुखी का शंकु, मैक्सिको के जोरल्लो ज्वालामुखी का शंकु, ये एक इसका एग्जाम्पल है। और माउंट इजाल्को, एक ज्वालामुखी और है, माउंट इजाल्को। माउंट इजाल्को, बताइए आप कहां है ये माउंट इजाल्को? ये सान साल्वेडोर में है, सान साल्वेडोर। ये भी ऐसा ही शंकु बनाती है। बाकी आपके एग्जाम में ये वाला आता है, जोरल्लो ज्वालामुखी किस प्रकार के शंकु का निर्माण करती है? तो उसका नाम होता है सिंडर शंकु। क्या नाम होता है भी? सिंडर शंकु नाम होता है उसका। ऐसे तो एक और भी एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, एक लुजोन द्वीप है, लुजोन, लुजोन द्वीप, ये फिलीपींस में, फिलीपींस, इसका भी निर्माण ऐसे ही शंकु से हुआ है। तो आपके इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, भारत के अंडमान निकोबार, ये सब ज्वालामुखी से बने। तो ज्वालामुखी पर्वत ही तो हैं, जो समुद्र से बाहर आ गया वो द्वीप बन गया, अंदर रह गया वो पर्वत रह गया बस। तो ये आपके पहले प्रकार का शंकु था, सिंडर शंकु। आप बताइए इतनी बात आपको समझ में आई क्या? चलो आ गई तो अगली बात पे चलते हैं। हमारा 2 नंबर होता है, 2 नंबर शंकु होता है परतदार।
परतदार, इसी का नाम होता है मिश्रित या कंपोजिट शंकु। इंग्लिश में कंपोजिट बोलते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको यहां लिख देते हैं हिंदी में ताकि हम इसको याद कर सके। परतदार, मिश्रित या कंपोजिट शंकु। परतदार शंकु का मतलब ये होता है कि ये सामान्यतः सुषुप्त ज्वालामुखी में बनते हैं। तो जैसे एक बार लावा आया, उसका जमाव हो गया ऐसे, अब जमाव हो गया तो ठीक है, अब ज्वालामुखी तो सुषुप्त है, तो अब तो लावा निकल नहीं रहा। अब दोबारा जब लावा दोबारा आएगा तो इसका जमाव देखो ऐसे दोबारा हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा, ये दोबारा हो गया। जिधर भी लावा ज्यादा चला जाएगा उधर ज्यादा हो जाएगा, जिधर कम चला जाएगा उधर कम हो जाएगा। फिर मान लो दोबारा से ज्वालामुखी फूटी तो फिर ये शंकु आपका ऐसे बन जाएगा। अब जितनी बार ज्वालामुखी आएगी, जितनी बार ज्वालामुखी आएगी, ये आपका शंकु उतना ही ऊंचा होता जाएगा और हर बार एक नई परत जमती जाएगी लगातार। ये लगातार ऊंचे होते जाते हैं। एक साथ जब लावा आता है तो वो दूर तक ज्यादा फैलता है, और जब बार बार आता है तो पहले वाला ठंडा होकर जम चुका होता है और फिर दोबारा आता है वो उससे ऊपर जम जाता है। तो इससे शंकु लगातार ऊंचा होता जाता है। जैसे इस बार मान लो दूर तक नहीं गया तो ये लावा यहीं तक जम गया, ऐसा कोई फिक्स नियम नहीं होता कहां तक क्या रहेगा। तो इस प्रकार का ये शंकु बन जाता है, कंपोजिट शंकु इस प्रकार का बन जाता है। ये शंकु सामान्यतः सुषुप्त ज्वालामुखी द्वारा बनते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं होता, लेकिन फिर भी आप समझे कि सक्रिय ज्वालामुखी में भी कौन सा लगातार लावा बाहर निकलता है, उसमें भी लावा तो रुक रुक के ही निकलता है, मुंह ही तो खुला रहता है, तो उसमें भी बन सकता है। लेकिन ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि सक्रिय में ही, सुषुप्त में ही ऐसा होता है। इसमें लावा का जमाव, इसमें लावा का जमाव परतदार होता है। परतदार का मतलब एक बार बाहर निकला जम गया, दोबारा निकला दोबारा जम गया, ऐसे परतदार होता है। ये सभी शंकुओं में, सभी शंकुओं में सबसे ऊंचे होते हैं, सबसे ऊंचे होते हैं। ये अत्यधिक सुडोल, सुडोल का मतलब होता है सुंदर पर्वत गोल गोल, ये अत्यधिक सुडोल तथा बड़े बड़े ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, तथा बड़े बड़े ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। बड़े बड़े ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। एग्जाम्पल देख लो आप इसमें, जापान का फ्यूजियामा, फ्यूजियामा पर्वत है, ज्वालामुखी से बना है, सुषुप्त से बना है, तो जापान का फ्यूजियामा। यूएसए में 3 रॉकी पर्वत के पूर्व में सस्टा रेनियो और हुड, सस्टा रेनियो हुड, सस्टा को सस्ता भी कह देते ता, सस्टा रेनियो हुड। और इटली में एटना व विसुवियस। अब आप कहोगे सर आप तो कह रहे थे कि केवल सुषुप्त में बनेगा, तो मैंने कहा था सामान्य। इधर ये एग्जाम्पल आ गया
सक्रिय ज्वालामुखी का। तो ये बात मैंने आपको बताई भी थी, कोई जरूरी नहीं, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है। ओके, यहां तक की बात समझ में आ गई? यहां तक की बात आपको समझ में आ गई हो तो आप कमेंट करें। 3 नंबर बात पे चलते हैं। तीसरा हमारा होता है अम्लीय शंकु। अब ये तो लावा का प्रकार है अम्लीय, आपको पता होना चाहिए। अम्लीय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिड। तो ये आपका एसिड शंकु भी हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि अम्लीय लावा कौन सा होता है और कैसा होता है। बताओ आप, कैसा होता है? अम्लीय लावा कौन सा होता है? आपको ये बात पता होनी चाहिए, तो आप शंकु को भी कल्पना कर सकते हो। आपको मैं पढ़ा भी चुका हूं। अम्लीय लावा में सिलिका की अधिकता होती है। सिलिका की अधिकता होती है। अम्लीय लावा में सिलिका की अधिकता होती है। और आपको पता होगा जब सिलिका की अधिकता होती है तो क्या होता है? तो लावा क्या होता है? अत्यधिक गाढ़ा व चिपचिपा। अतः लावा अत्यधिक गाढ़ा व चिपचिपा होता है। अब आपको अनुमान लगाना है कि जब लावा अत्यधिक गाढ़ा और चिपचिपा होगा तो क्या होगा? तो होगा क्या? जो लावा बाहर निकलेगा वो जैसे आपके जब शंकु का मुख होगा उधर लावा ज्यादा जमेगा, दूर नहीं जा पाएगा। इसमें दूर क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि गाढ़ा और चिपचिपा लावा है। तो ये इस प्रकार के शंकु का निर्माण होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये ढाल कौन से प्रकार की होगी? ये ढाल होती है उत्तलाकार। ये ढाल कौन सी होती है? उत्तलाकार। तो ये आपकी उत्तलाकार ढाल का शंकु बनता है। यह उत्तलाकार ढाल का शंकु होता है। बिल्कुल, उत्तलाकार ढाल का शंकु होता है। अब एग्जाम्पल बता दो आप। एग्जाम्पल, इटली का स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी का शंकु। आपने यदि पढ़ा था तो ये पढ़ा था स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी में कि इसका लावा गाढ़ा होता है जो नली में जम जाता है और फिर नीचे लावा इकट्ठा होता है तो विस्फोट के साथ बाहर आता है। उधर भी यही बात थी, ये एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं बातें। और इसके अलावा ऐसा शंकु बता रहा हूं मैं, ऐसा शंकु और कहां होता है? इंडोनेशिया के कराकाटोआ ज्वालामुखी का शंकु। कराकाटोआ ज्वालामुखी का शंकु, ये दोनों इस प्रकार के शंकु होते हैं। ओके, अब आप लोग फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो मान लो इसकी समोच्च रेखाओं का सवाल आ जाए। समोच्च रेखा, आप लोग जानते हो समोच्च रेखा क्या होती है? कंटूर लाइंस। कंटूर लाइंस का मतलब होता है समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा। तो इसकी कंटूर लाइंस कैसे बने?
कंटूर लाइन समोच्च रेखा का मतलब होता है समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा। तो इसका मतलब जैसे इसका 10-10 मीटर के अंतराल से हम समोच्च रेखा खींचे 10-10 मीटर के, तो यहां डाल क्या है, खड़ा है, तो यहां 10-10 मीटर पास पास आएगा, आएगा ना, और यहां आके 10 मीटर दूर दूर आएगा। तो आपसे यही सवाल पूछा जाता है इसमें, क्या कि इसकी समोच्च रेखा कैसे खींची जाएंगी, आप बताओ कैसे खींची जाएंगी। नोट, इसमें या इसकी समोच्च रेखाएं केंद्र में दूर दूर, केंद्र में दूर दूर केंद्र में दूर दूर होती हैं तथा परिधि में पास पास। अब आपसे ये किसी भी प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है कि अम्लीय शंकु में समोच्च रेखाएं किस प्रकार से खींची जा सकती। एक आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि उत्तलाकार ढाल वाले शंकु में समोच्च रेखाएं कैसे होती हैं। तो दोनों तरीकों में आप बताओगे, भाई आप बताओ, ये ढाल ऐसे है और फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, मान लो तो यहां समोच्च, यहां तो 10 मीटर की दूरी पास पास ही आ जाएगी, खड़ा है, यहां 10 मीटर दूर आएगी, यहां और दूर आएगी, तो केंद्र में क्या होगी, दूर दूर, और परिधि में क्या होगी, पास पास। ये आपका अम्लीय शंकु की बात थी। यहां तक की बात समझ में आ गई तो आप मुझे बताएं। बताओ भी। ओके, यहां तक की बातें समझ में आ गई तो 4 नंबर शंकु पे चलते हैं। अभी हमारे शंकु में शंकु के प्रकार चल रहे हैं। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पहली स्थलाकृति थी शंकु, और फिर उसके लावा के आधार पे प्रकार चल रहे हैं। तो अम्लीय शंकु 3 नंबर था, तो 4 नंबर तो आपका क्या आ जाएगा, क्षारीय। क्षारीय, इसको इंग्लिश में बेसिक कहते हैं, बेसिक लावा। इसी का नाम होता है पेठिक। पेठिक। एक बात और भी याद रखनी है भाई, पीछे वाला जो हमने लिखा है उसमें एक सवाल आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इसको स्ट्राम्बोली तुल्य, इसको स्ट्राम्बोली तुल्य शंकु भी कह देते हैं। स्ट्राम्बोली तुल्य शंकु, इसका नाम स्ट्राम्बोली तुल्य शंकु भी हो जाता है। ओके, ये क्षारीय, बेसिक या पेठिक शंकु। तो आपको पता है क्षारीय लावा में क्या होता है, इसमें सिलिका की कमी तथा मैग्नीशियम व लोहा की अधिकता होती है। लोहा की अधिकता होती है। और आपको पता है जब सिलिका कम मात्रा में होगा, सिलिका कम होगा और मैग्नीशियम लोहा अधिक होगा तो क्या होगा, तो आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होगी वो ये होगी कि लावा पतला होगा। अतः यह लावा पतला होता है। अच्छा, पतला होगा तो क्या होगा, पतला होगा तो बाहर निकलेगा और निकलते ही ऐसे फैल जाएगा दूर तक। तो इसका जो शंकु बनेगा वो देखो कैसा बनेगा, इसका शंकु बनेगा ऐसा, ये आपका ऐसा शंकु बनेगा, नीचा बनेगा, ज्यादा ऊंचा नहीं बन पाएगा, और यहां आपके डाल
बहुत कम होगी, क्योंकि दूर तक फैलेगा तो थोड़ा सा केवल केंद्र के पास पास ऊपर उठेगा, बाकी बहुत डाल कम होती है। तो अब उसके जस्ट अपोजिट हो गया ये। इसकी डाल कैसी है? डाल अवतलाकार है। डाल तो अवतलाकार है, ऐसे अवतलाकार है, बिल्कुल सही बात है। इसे आवाई तुल्य, इसे आवाई तुल्य शंकु भी कहते हैं, शंकु भी कहते हैं। आपने ज्वालामुखी को जब तीव्रता के आधार पे पढ़ा था तो सबसे पहला पढ़ा था हवाई तुल्य ज्वालामुखी। उसमें हमने कहा था लावा बहुत आराम से बाहर आता है। तो ये तो भाई आपका क्षारीय लावा है तो बहुत आराम से ही बाहर आएगा। इसमें लावा आसानी से बाहर आता है तथा तीव्रता के साथ फैलकर ठोस हो जाता है। मतलब बाहर निकला, गाढ़ा और चिपचिपा होगा तो मुंह के पास जम जाएगा, यहीं जम जाता। और अब ये पतला है तो ये दूर जाता है और दूर जाके जम जाता है। ओके, अब इसके एग्जाम्पल बताइए आप कौन कौन से होते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है जिसके नाम पे ये नाम दिया गया है, आवाई द्वीप की मोनालोवा, मोनालोवा ज्वालामुखी का शंकु। हवाई द्वीप की मोनालोवा ज्वालामुखी का शंकु, ये आपकी बात थी कि इसका एग्जाम्पल था। अब इसमें बताओ क्या होगा, समोच्च रेखा कैसे खींच जाएंगी। तो इसमें तो यहां तो मान लो 10-10 मीटर पे तो बहुत दूर हो गई, अगली यहां जाके आएगी, अब पास पास आ जाएंगी क्योंकि अब डाल खड़ी है। तो अब इसमें क्या होगा, केंद्र में जब इसकी समोच्च रेखा खींचोगे ऐसे, तो ये तो यहां आएगी ऐसे, फिर ये इधर आ जाएगी, फिर ये इधर आ जाएगी, फिर अगली तो और दूर आएगी, और अगली और दूर आएगी, और अगली और दूर आएगी। इसका मतलब इसमें क्या होगा, समोच्च रेखा केंद्र में पास पास, केंद्र में पास पास तथा बाहर की ओर, बाहर की ओर समोच्च रेखा, समोच्च रेखा दूर दूर होती हैं। केंद्र में पास पास और बाहर की ओर समोच्च रेखा दूर दूर होती हैं। ये आपकी बात थी। इतनी बातें समझ में आई क्या, आप बताओ। ओके, अगले शंकु की ओर चलते हैं। अभी शंकु में शंकु चल रहे हैं हमारे, शंकु के अंदर शंकु चल रहे हैं। 5 नंबर शंकु आपका आ गया, परपोषित शंकु। परपोषित मतलब किसी दूसरे के ऊपर, ऊपर बना है, तभी इसका नाम परपोषित शंकु। जब किसी शंकु का अत्यधिक विस्तार हो जाता है, जब किसी शंकु का अत्यधिक विस्तार हो जाता है, जैसे मान लो ये ऐसे हो गया, ये बन गया शंकु, ये आपका शंकु बन गया। अब इसमें ये लावा जो होता है, ये इसकी नली बहुत लंबी हो जाती है और
इसमें लावा ठंडा होके जब जम जाता है, मान लो इससे ऊपर का लावा ठंडा होके जम गया, तो अब दोबारा जब ज्वालामुखी आती तो ये नली खुलती नहीं है, और जब ये नली खुलती नहीं है तो एक और नली बराबर में ऐसे चली जाती है, मतलब इस नली से एक नली और चली जाती है बराबर में, और फिर यहां एक नया शंकु बन जाता है इधर शंकु के ऊपर। पहाड़ इतना ही बड़ा नहीं होता जितना हमने बोर्ड पे बनाया, बहुत बड़ा होता है पहाड़, बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे किलोमीटर में होता है, तो उसके ऊपर जाके एक और पर्वत बन जाता है, एक और शंकु बन जाता है। तो ये देखिए आप, इस शंकु के ऊपर एक और शंकु बन गया, बन गया कि नहीं बन गया? अब इसमें लावा यहां से जा रहा है, मान लो इससे ऊपर का ही ऊपर वाला जम गया, तो अब आपका ये लावा यहां से इधर आ गया, मान लो ये नली इधर फट गई, तो इधर एक और क्या बन जाएगा? शंकु। इधर एक और शंकु बन जाएगा, देखो ऐसे शंकु बन जाता है, इसका नाम होता है परपोषित शंकु। अब आपको पता होना चाहिए ये आपका शंकु है सस्तीना शंकु, सस्तीना शंकु, और ये कौन सा है? ये पूरा माउंट सस्ता। पिछले 3 दिन से हर रोज पढ़ रहे हो सस्ता या सस्ता, यूएसए का सस्ता या सस्ता जो है, उसके ऊपर शंकु के ऊपर एक शंकु और बना हुआ है और उसका नाम है सस्तीना शंकु। इतनी बात समझ में आई आपको? देखो अब जब शंकु का अत्यधिक विस्तार हो जाता है तो मुख्य नली से अनेक शाखाएं अलग हो जाती हैं, जिनसे शंकु के ऊपर एक और शंकु बन जाता है, और शंकु बन जाता है जिसे परपोषित शंकु कहते हैं, परपोषित शंकु कहते हैं। एग्जाम्पल आपको बताना है, सस्तीना शंकु, माउंट सस्ता का परपोषित शंकु है। यहां बात समझ में आ गई? तो अब क्या है, तो लिखना है परपोषित शंकु है। इतनी बात समझ में आ गई? बताओ यहां तक की बात क्लियर हुई क्या? ओके जी, समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे आगे चलते, सेव कर देता हूं इसको। अब हमारा छठा जो होता है ना शंकु का प्रकार, वो क्या होता है? वो होता है साहब शंकु में शंकु। अब इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें शंकु में शंकु कैसे बनता है? ये आपका कोई पहले बड़ी नली वाला शंकु था, बड़ी नली वाला, ये शंकु बना हुआ था, ये शंकु है। अब हुआ क्या, ज्वालामुखी का ये ऊपर वाला मुख देखो, अब ऊपर से फोटो देखनी है। अब ऊपर से देखोगे तो ये बहुत बड़ा है। अब दोबारा इसमें जो लावा आया वो ऐसे आ गया, तो इस शंकु के ऊपर एक और शंकु बन गया, देखो
बन गए ना। ये पहाड़ है, इसको समतल मानो, पहाड़ के ऊपर एक और पहाड़ बन गया, एक और शंकु बन गया, तो इसको कहते हैं शंकु में शंकु। मतलब शंकु खत्म हो गया ऊपर, फिर उसके ऊपर एक और शंकु बन गया, फिर कई बार तीसरी बार और शंकु बन जाता है। अब छोटा सा मान लो एक और भी बन जाए इसके ऊपर ऐसे, तो ये शंकु बन जाता है। आप में इसको दो तीन बातें ही बात याद रखनी है कि विसुवियस जो ज्वालामुखी है, विसुवियस, विसुवियस में 3 शंकु हैं और एटना में 2 शंकु हैं। विसुवियस में 3 शंकु हैं और एटना में 2 शंकु हैं। मतलब जैसे इसके ऊपर वाले को ये ले लो, फिर इसके ऊपर एक ये शंकु बन गया, फिर इसको आप समतल मान लो, ऊपर से पहाड़ की फोटो, फिर इसके ऊपर एक और शंकु बन गया, फिर इसको समतल मान लो, फिर एक और शंकु बन गया। ऐसे शंकु के ऊपर शंकु बनते जाते हैं। देखो, इससे अलग होके बनेगा तब परपोषित शंकु होगा, ऊपर बनेगा तब उसका नाम होगा शंकु में शंकु। ये आपके शंकु के 6 प्रकार थे। ओके जी, एक बार आप देख लो हमने कहां से शुरू किया। यहां से हमने शुरू किया, यहां से शुरू किया। शंकु, जब लावा का जमाव त्रिभुजाकार होता है तो उसे शंकु कहते हैं। ये हमारी पहली इस्तेलाकृति थी। और इस शंकु का आकार कैसा होगा उसके आधार पे, लावा के आधार पे, उसमें पहला था आपका सिंडर शंकु। ओके, सिंडर शंकु। दूसरा आपका था ये वाला, इसको छोटा 2 लिख देते हैं, परतदार या मिश्रित या कंपोजिट शंकु। फिर आपका तीसरा था कौन सा भी, तीसरा आपका था अम्लीय शंकु। ये आपका तीसरा प्रकार था। अम्लीय शंकु में उत्तलाकार ढाल वाला शंकु बन गया। फिर आपका था कौन सा, क्षारीय शंकु। ये आपका क्षारीय शंकु बन गया। ओके, और फिर आपका 5 नंबर कौन सा था, परपोषित शंकु। यानी शंकु से एक शाखा अलग होके शंकु के ऊपर एक शंकु बन जाए तो उसे हमने परपोषित शंकु नाम दिया। और फिर हमने लास्ट में दिया शंकु के अंदर शंकु बन जाए तो ये हमारा था शंकु के अंदर शंकु। ये शंकु के 6 प्रकार थे। इसका मतलब अभी तक हम एक स्थलाकृति कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरी बात पे आ जाओ। वो दूसरी बात कौन सी है, 2 नंबर स्थलाकृति। 2 नंबर स्थलाकृति होती है ज्वालामुखी गुंबद। ज्वालामुखी गुंबद। गुंबद क्या होता है इस पे आप देखो। ज्वालामुखी गुंबद, इसमें एक, जब लावा का जमाव हम कह सकते हैं कि जब लावा का जमाव तस्त्रीनुमा हो, तस्त्रीनुमा हो तो उससे गुंबद कहते हैं, तो उससे गुंबद कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ सकता है कि सर फिर जो उत्तलाकार शंकु था, उत्तलाकार शंकु और गुंबद, इसमें क्या फर्क है? इसमें एक फर्क होता है, वो अभी मैं आपको बता दूंगा। ये ऐसे बनता है, तो ऐसा ही हमने क्या बनाया था, उत्तलाकार शंकु बनाया था, लेकिन इतना बड़ा नहीं बनाया, इतनी दूर तक नहीं था। आपने उसको देखा तो वो केवल क्या था, ऐसे था, ऐसे था।
ये क्या, देखो आप कहां तक जा रहा है, बहुत दूर तक जा रहा है, ऊपर से समतल हो रखा है। तो ये क्या होता है, याद रखना, गुंबद अत्यधिक विस्तृत होता है। गुंबद जो होता है वो अत्यधिक विस्तृत होता है, विस्तृत। गुंबद अत्यधिक विस्तृत होता है। ओके जी, ये आपका ज्वालामुखी गुंबद होता है। बस इतनी बात याद रखनी है कि जब लावा का जमाव तस्त्रीनुमा होता है तो उससे गुंबद कहते हैं, और गुंबद का विस्तार जो होता है वो ज्यादा होता है, तस्त्रीनुमा होता है। अब ये बात समझ में आ गई इतनी। इसी में अलग स्थलाकृति नहीं होती, उसको हम बोल सकते हैं लावा डोट। इंग्लिश में इसको पलग बोलते हैं, तो हम इसको हिंदी में भी लिख देते हैं पलग। लावा डोट या पलग, ये क्या होता है? तो देखो ये क्या होता है, जब आपका ये वाला गुंबद अपर्दन के कारकों से अपर्दित हो जाए, अपर्दित हो जाए, चाहे शंकु में हो और चाहे इसमें हो, दोनों में, और नली जो है वो अपर्दित ना हो, नली जो है वो अपर्दित ना हो, ये ऐसे रह जाए, ये अकेली खड़ी रह जाए बाहर। क्यों रह जाए? तो इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि इसमें लावा जो है वो नवीन होता है, नया होता है। ये सबसे बाद में लावा के जमाव से बनती है, इसलिए इस पे अपक्षय का प्रभाव कम होता है। तो ये ऐसे दीवार की भांति, पिल्लर की भांति, स्तंभ की भांति खड़ी रह जाती है। इसको कहते हैं लावा डोट या लावा पलग। जब ज्वालामुखी शंकु या गुंबद का भाग अपर्दित हो जाए तथा नली दीवाल, ज्योग्राफी में इसको दीवाल, क्लिफ, क्लिफ का मतलब होता है खड़ी ढाल वाली, दीवाल की भांति खड़ी रह जाए, खड़ी रह जाए, तो उसे लावा डोट कहते हैं। लावा डोट कहते हैं, तो उसका नाम होता है लावा डोट। समझ में आई बात? इसे ज्वालामुखी गिरवा भी कह देते हैं, गिरवा भी कहते हैं, ज्वालामुखी गिरवा नाम है, तो ज्वालामुखी से बना हुआ एकदम ऊंचा भाग है। इसके एग्जाम्पल बताओ, तो यूएसए में इसके एग्जाम्पल है, यूएसए में ब्लैक हिल्स तथा डेविल टावर, डेविल टावर इसके उदाहरण हैं। डेविल टावर और ब्लैक हिल्स जो है वो इसके एग्जाम्पल हैं। ये आपकी बात थी, समझ में आ गई यहां तक की? बताइए, इतनी बातें समझ में आ गई क्या? ओके, ये हमारी 2 नंबर स्थलाकृति थी। अब हम चलेंगे 3 नंबर स्थलाकृति पे, और 3 नंबर स्थलाकृति होती है क्रेटर। क्रेटर, तो सबसे पहले समझिए क्रेटर होता क्या है।
जहां से लावा बाहर आता है, जब लावा निकलना बंद कर दे तो ज्वालामुखी के मुख में एक कीपाकार गड्ढा बन जाता है। उस गड्ढे का नाम होता है क्रेटर। जब तक लावा निकलता है तब तक उसका नाम होता है वीवर या मुख। ओके, आप देखिए, इसकी फोटो हम ऊपर से लेंगे तो आपको ये समझना है। ये हमने फोटो ऊपर से ले ली, इसका मतलब केवल हमें ऊपर ऊपर वाला भाग दिखेगा। ये इधर पर्वत है, मतलब हमने ऐसे ऊपर से फोटो खींची है तो ऊपर वाला मुंह दिखा हमें तो बस, है ना। ये इधर गड्ढा है, ये अंदर की ओर की दीवार है। ओके, और ये आपकी बाहर की ओर भी, इधर भी दीवार है। तो ये तो हमने तो ऊपर से देखा है। आपने देखा होगा गली में कई बार पाइपलाइन फूट जाती है तो वहां से पानी निकलता है। जब तक पानी निकलता है तब तक तो ठीक है, जब पानी निकलना बंद हो जाए तो ऊपर से चौड़ा, नीचे से पतला एक सुंदर सा गड्ढा बन जाता है। उसी गड्ढे का नाम है क्रेटर। इसका आकार कैसा होता है? कीपाकार, ऊपर से चौड़ा और नीचे से पतला, ऐसा होता है। ऐसे आकार का गड्ढा होता है। तो आप देखें, जब ज्वालामुखी से लावा निकलना बंद कर दे तो ज्वालामुखी के मुख पर कीपाकार गड्ढा बन जाता है। कीपाकार गर्त बन जाता है, जिसे क्रेटर कहते हैं। जब इस गर्त में पानी भर जाता है तो उसे क्रेटर झील कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। इस गर्त में पानी भर जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्रेटर झील कहते हैं। अब आप कोई भी एग्जाम्पल बताइए क्रेटर का। तो क्रेटर का एक एग्जाम्पल देखिए आप, कौन सा? अलास्का की शांत ज्वालामुखी, एनियाकचक इसका 6 मील व्यास है। एनियाकचक का क्रेटर, इसका मतलब ये प्रसिद्ध है, एनियाकचक का क्रेटर। ओके भी, ये एनियाकचक का क्रेटर है, इसको कहते हैं क्रेटर। जब इसके अंदर पानी भर जाएगा तो ये बन जाएगी क्रेटर झील। तो समझ में आ गया, बहुत आसानी सी की बात है, कोई बहुत मुश्किल है नहीं कुछ भी। हाँ, कोई समस्यात्मक विषय है ही नहीं। इसके बाद देखो, इस क्रेटर में 2 तरीके की बात है। जब ये ज्वालामुखी जो आ रही थी, इससे कम तीव्रता की ज्वालामुखी आ जाए और यहां आपका जैसे शंकु के ऊपर शंकु बना था, ऐसे
ऐसे एक शंकु और बने और उससे भी लावा निकलना बंद हो जाए और ये इसके ऊपर क्रेटर बन जाए, तो क्रेटर के अंदर क्रेटर हो गया, क्रेटर के अंदर क्रेटर हो गया। ऐसे क्रेटर को कहते हैं घोंसलादार क्रेटर। और यदि इस नली से ऐसे फटके पहाड़ के ऊपर, शंकु के ऊपर नया शंकु बन के उसके ऊपर क्रेटर बने, तो उसका नाम होता है आपका आश्रित क्रेटर। क्या नाम होता है? आश्रित क्रेटर। ये बात याद रखें। इतनी बातें समझ में आ गई? घोंसलादार, घोंसलादार या सामूहिक क्रेटर, घोंसलादार या सामूहिक क्रेटर, जब क्रेटर के अंदर, क्रेटर एक गड्ढा होता है, उसके अंदर, क्रेटर के अंदर शंकु बन जाए तथा उस शंकु में भी क्रेटर बन जाए, तो उसे घोंसलादार क्रेटर कहते हैं। तो उसे घोंसलादार क्रेटर कहते हैं। मतलब एक क्रेटर बना, उसके अंदर एक और शंकु बना, बट उससे भी लावा निकलना बंद हो गया। ये एक क्रेटर पहले था, उसके अंदर, उस गड्ढे के अंदर एक वापिस से एक शंकु बना और उस शंकु में भी क्या बन गया? क्रेटर बन गया, तो उसको कहेंगे घोंसलादार क्रेटर। ऐसा तभी हो सकता है जब पहली बार की ज्वालामुखी से दूसरी बार कम तीव्रता वाली, दूसरी बार कम तीव्रता वाली ज्वालामुखी आए। ऐसा तभी होगा जब पहले वाली नली मोटी हो, दूसरे वाली पतली हो। तो तभी तो पहले बड़ा खड्डा होगा, उसके अंदर छोटा होगा, उतना ही दोबारा आ गया तो गड्ढा तो भर ही जाएगा, और गड्ढा भर के और शंकु फिर बन जाएगा। अब पहला वाला बड़ा था, उसमें छोटा शंकु बनेगा, फिर उसके ऊपर गड्ढा बनेगा, तब घोंसलादार क्रेटर बनेगा। ओके, ऐसे क्रेटर कहां पाए जाते हैं? माउंट ताल। आपको पता है माउंट ताल ज्वालामुखी कहां है? माउंट ताल में 3 क्रेटर हैं। माउंट ताल में 3 क्रेटर हैं। विसुवियस में 3 क्रेटर हैं। विसुवियस में 3 क्रेटर हैं। एटना में 2 क्रेटर हैं। एक बात और पढ़ लेनी है आपको, और वो क्या पढ़ लेनी है? आश्रित क्रेटर क्या होता है? आश्रित क्रेटर, आश्रित क्रेटर है क्या? तो आश्रित क्रेटर क्या होता है? जब परपोषित शंकु, जब परपोषित शंकु में क्रेटर बन जाता है, क्रेटर बन जाता है, तो उसे
आश्रित क्रेटर कहते हैं, तो उसे आश्रित क्रेटर कहते हैं। मतलब इधर आके और ये आपका बन गया, ये क्रेटर बन गया, तो इसका नाम होगा आश्रित क्रेटर। और इसके अंदर बने तो होगा घोंसलादार या सामूहिक क्रेटर। इतनी बातें समझ में आ गई? बताओ यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? ओके जी, थोड़ा सा पीछे चलता है इसलिए आप कमेंट लेट कर पाते हो, साथ साथ नहीं चलता है ये, थोड़ा सा 2-3 मेरे हिसाब से 1 मिनट के आसपास का अंतर रहता है, तो इसलिए आपके कमेंट लेट आते हैं। क्रेटर के बाद हमारी अगली स्थलाकृति जो है वो है काल्डेरा। क्रेटर के बाद अगली स्थलाकृति कौन सी है? काल्डेरा। ये काल्डेरा क्या होता है? तो सामान्य भाषा में तो एक बात कही जाती है कि क्रेटर का विस्तृत रूप काल्डेरा कहलाता है, लेकिन इतनी बात से तो मतलब बनता नहीं है। मान लो फिर तो एनियाकचक क्रेटर है, काल्डेरा कैसे पता चले? लेकिन इन दोनों के निर्माण में अंतर होता है। क्रेटर बनता है ज्वालामुखी के मुख में जो गड्ढा, जो नेचुरली जो नली होती है जिससे लावा निकल रहा था, और जब लावा निकलना बंद कर दे तो वो जो नली के अंदर गड्ढा बनता है वो क्रेटर होता है। लेकिन काल्डेरा ऐसे नहीं बनता। काल्डेरा बनने के मामले में 2 प्रकार के विचार बताए जाते हैं कि 2 तरीके से काल्डेरा बनता है। थोड़ा सा देखें, क्रेटर का विस्तृत रूप काल्डेरा कहलाता है। क्रेटर का विस्तृत रूप काल्डेरा कहलाता है। इसके निर्माण के बारे में 2 प्रकार के मत हैं। एक मत तो है दसाव का और एक मत है विस्फोट का। आजकल विस्फोट वाले मत को ज्यादा मान्यता प्राप्त है। आजकल विस्फोट वाले मत को ज्यादा प्राप्त है। और डोली जो है ना, डोली महोदय, वो विस्फोट से काल्डेरा का निर्माण मानते हैं। इसमें देखिए आप क्या होता है, ये कहता है कि जैसे ये शंकु बन गया, ये शंकु बन गया, लावा जम गया, सब ठीक है। अब ये कहता है कि जहां से लावा आ रहा था वो तभी तक तो आ रहा था जब तक अंदर लावा था। अब जब लावा समाप्त हो गया यहां, तो ये कह रहा है कि जो ये दीवारें थी ये अभी तो ताजा लावा से बनी थी। ये लावा टूट टूट के इसके अंदर गिर गया, अंदर। अरे ये यहां से ऐसे टूट टूट के अंदर गिर गया, और फिर ये पहाड़ भी ऊपर वाला जो ताजा लावा से बना था वो भी टूट के गड्ढे में बन गया, और इसका ऊपर वाला गड्ढा जो है वो चौड़ा बन गया, ऐसे चौड़ा बन गया। ये क्यों बन गया? क्योंकि बराबर से ये शंकु टूट के अंदर गिर गया, और ये आपका क्या बन गया? गड्ढा जो है वो चौड़ा बन गया। अब ऐसे जो आपका क्या बनता है, काल्डेरा बनता है, वो बनता है दसाव के कारण। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये कहता है कि ऐसे नहीं होता जी।
कैसे होता है कि ये आपके ज्वालामुखी आ रही थी और ज्वालामुखी का लावा निकलना बंद हो गया, तो इस ज्वालामुखी की नली में लावा जो था वो ठंडा होके जम गया। अब दोबारा ज्वालामुखी में जब उद्भेदन होगा तो वो लावा ऐसे इसको जोर लगाएगा ऊपर उठाने के लिए, और ये नली खुल नहीं पाती है, तो ऊपर ऊपर का शंकु ही उठ जाता है। ऊपर का शंकु, क्योंकि नीचे बहुत सारी गैसें इकट्ठी हो जाती हैं और वो गैस इकट्ठी होने के बाद वो विस्फोट होता है, तो ऊपर की जो ऊपर का भाग है शंकु का वो उड़ जाता है और एक बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण होता है। और उस गड्ढे का नाम है क्या? उस गड्ढे का नाम है कालडेरा। आजकल इस विचार को ज्यादा मानते हैं। कौन से को? विस्फोट के कारण आपके कालडेरा का निर्माण होता है, इसको ज्यादा मानते हैं। समझ में आ गई बात? कालडेरा का निर्माण दो प्रकार से होता है। प्रथम मत के अनुसार धसाव से करेटर का आकार बड़ा हो जाता है। प्रथम मत के अनुसार धसाव से करेटर का आकार बड़ा हो जाता है और कालडेरा बनता है। और कालडेरा बनता है। यहां तक की बात समझ में आ गई? दूसरे मत के अनुसार कालडेरा का निर्माण विस्फोट से होता है। कालडेरा का निर्माण विस्फोट से होता है। भयंकर विस्फोट के कारण शंकु का ऊपरी भाग उड़ जाता है, जिससे विस्तृत गर्त का निर्माण होता है, जिसे कालडेरा कहते हैं। वर्तमान में विस्फोट वाले मत को सत्य माना जाता है। आप लोग साथ साथ लिखें इन चीजों को। जब तक लिखोगे नहीं तब तक कोई सेंस ही नहीं निकलेगी। इतनी बातें समझ में आ गई। कालडेरा का मतलब केवल क्या है? कालडेरा का मतलब है कि ऐसे कोई भी बड़ा सारा गड्ढा जो ज्वालामुखी से बना है, ये कालडेरा होता है। और जब इसके अंदर पानी भर जाएगा तो ये बन जाएगी कालडेरा झील। कालडेरा झील बन जाएगी। अब आपको पता होना चाहिए विश्व का सबसे बड़ा कालडेरा कौन सा है? जापान का आसो कालडेरा। जापान का आसो कालडेरा
विश्व प्रसिद्ध है। अब ये कुछ जगह जापान के आसो को क्रेटर में भी लिख देते हैं, लेकिन ये एक्चुअली काल्डेरा का ही उदाहरण है। आपको पता होना चाहिए, लेकिन आकार बहुत बड़ा है इसका। परिधि की बात करें तो 112 किलोमीटर इसकी परिधि रहती है। मतलब ये ऐसे, ये इसके यहां से देखें तो 112 किलोमीटर परिधि है। आप सोचिए 112 किलोमीटर परिधि वाला गड्ढा बहुत बड़ा होता है। ओके, उसके बाद अगली बात पे आ जाओ। जब काल्डेरा का आकार अत्यधिक विस्तृत हो जाता है, अत्यधिक विस्तृत हो जाता है, तो उससे सुपर काल्डेरा कहते हैं। तो उसे सुपर काल्डेरा कहते हैं। उसका नाम होता है सुपर काल्डेरा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप, उत्तरी पश्चिमी भाग में सुमात्रा के भी है, सुमात्रा द्वीप की लेक टोवा, लेक टोआ, कई बार टोवा, टोवा भी कह देते हैं, टोबा भी कह देते हैं, लेक टोवा सुपर काल्डेरा का उदाहरण है। सुपर काल्डेरा का उदाहरण है, बिल्कुल सुपर काल्डेरा का उदाहरण भी है। इसके अलावा आपको पता हो तो यूएसए की ओरेगन झील, यह भी काल्डेरा झील है। और दो हमारे भारत में भी हैं। अब उसको कुछ बुक तो लिख देती है क्रेटर झील में, कुछ लिख देती है काल्डेरा झील में। एक नाम है लोनार झील, एनसीईआरटी इनको लिखती नहीं है दोनों में कोई। लोनार झील महाराष्ट्र और पुष्कर झील राजस्थान, ये भी आपकी काल्डेरा झील का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? काल्डेरा झील का। यहां तक की बात समझ में आई क्या? एक बार कमेंट करें। इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। ये हमारी ज्वालामुखी की मुख्य स्थलाकृतियां थी, जो चार थी। मैंने स्टार्टिंग में भी यही लिखा था, शंकु और गुंबद ऊपर उठी हुई स्थलाकृतियां, करेटर और काल्डेरा नीचे धसी हुई स्थलाकृतियां, चारों हमारी कंप्लीट हो गई। तो अब हम बात करेंगे अन्य स्थलाकृतियों की। ज्वालामुखी में और भी स्थलाकृतियां बनती हैं जिनका अध्ययन जरूरी है, जैसे गैसर, धुआंरे, गैसर और धुआंरे, ये जरूरी है। तो आप देखिए हमारी अगली बात, अन्य स्थलाकृति, अन्य स्थलाकृति, ठीक है जी। अन्य स्थलाकृतियों में हमारा एक नंबर है गैसर। गैसर, ये गैसर क्या होता है? तो सोचिए गैसर क्या होता है। ये गैसर जो शब्द, ये आइसलैंड की भाषा के गेसिर शब्द से लिया गया है और इसका अर्थ होता है
उछलता हुआ जल, ये तो बात किताबी है। गैसर एक छिद्र होता है, धरती के अंदर एक छिद्र सुराख, और उससे नीचे से ऐसे पानी ऐसे करके जलवाष्प बाहर आता है, बहुत स्पीड के साथ ऐसे करके, और ऊपर जाके ठंडा होके पानी बन के नीचे गिरता है। ऐसे छिद्र को गैसर कहते हैं। आपने नाम सुना होगा ओल्ड फेथफुल गैसर, यूएसए का विश्व प्रसिद्ध गैसर है। आप देखने गए तो आपको वहां जाने पे निराशा हाथ नहीं मिलेगी कि ओल्ड फेथफुल गैसर येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में, वो फटता ही फटता है। मतलब ऐसा छिद्र जिससे रुक रुक के पानी बाहर आए, ऐसे रुक गया फिर बाहर आ गया, फिर बहुत देर तक नहीं रुका, फिर इकट्ठा होता है भाप बनता है, फिर ऐसे बहुत ऐसे करके फिर आता है और बाहर आता है। ऐसे जो जल बाहर आता है उसका नाम होता है गैसर। इसमें जल ही होता है, बाहर निकलता हुआ भी जल ही दिखता है, और ऊपर जाके बूंद बन के नीचे गिरता है। ये आपकी बात है। ओके, गैसर में देखिए क्या होता है। गैसर एक ऐसा छिद्र जिससे जलवाष्प या जल, दोनों आपको दिख सकते हैं, जल भी दिख सकता है, जलवाष्प या जल रुक रुक कर तीव्रता के साथ बाहर आता है। एक ऐसा छिद्र जिससे जलवाष्प या जल रुक रुक कर तीव्रता के साथ बाहर आता है, उसको हम क्या कहते हैं? गैसर। गैसर शब्द आइसलैंड की भाषा के गेसिर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है क्या अर्थ है भी? तेजी से उछलता हुआ जल। तेजी से उछलता हुआ जल, ये इसका अर्थ होता है, तेजी से उछलता हुआ जल। ये शब्द कहां से लिया गया? यह शब्द आइसलैंड के ग्रेट गैसर से लिया गया। किससे लिया गया? ग्रेट गैसर से। इतनी बातें समझ में आई? गैसर का संबंध ज्वालामुखी से होता है। अरे एक छिद्र होता है धरातल के अंदर, एक ऐसे छिद्र होता है, और इससे ऐसे जलवाष्प बाहर आता है और वो फिर ऊपर से नीचे गिरता है ऐसे। ये आपका गैसर होता है। बस इतनी काम की बात है। गैसर एक छिद्र होता है जिससे रुक रुक के जल बाहर आता है। गैसर शब्द कौन सी भाषा का? आइसलैंड का। इतनी बात है। आप अपने फोन में यूट्यूब पे जाके ओल्ड फेथफुल गैसर ऐसे बोल देना तो आपको अमेरिका के गैसर का छोटे छोटे वीडियो मिल जाएंगे, वहां देखोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ओके, इतनी बातें समझ में आ गई। तो अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक पूरे विश्व में प्रसिद्ध ग्लेशियर है, उसका नाम है ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर। ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर ये कहां है? तो ये यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित है। यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित है ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर। विश्व प्रसिद्ध है, यह भी लिख देते हैं, यह विश्व प्रसिद्ध है जिससे 66 मिनट के अंतराल से जलवाष्प बाहर आता है। मतलब आप यदि 1 घंटे के लिए वहां जाओगे तो एक बार आपको पक्का देखने को मिलेगा। यह विश्व प्रसिद्ध है ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर। और कहां कहां मिलते हैं? तिब्बत, तिब्बत, आइसलैंड, अभी आपने लिखा ये, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में ग्लेशियर मिलते हैं। कहां नहीं मिलते ये भी आपके पेपर में आ सकता है, तो आपको याद रखना है अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में ग्लेशियर का अभाव है। ग्लेशियर का अभाव, अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका में ग्लेशियर का अभाव है। इसके बाद इससे एक बात और बताऊंगा, यदि मान लो जल लगातार बाहर निकले तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे गर्म जल का झरना या गर्म जल का स्रोत। उसको ग्लेशियर नहीं कहेंगे, ग्लेशियर उसी को कहेंगे जिसमें रुक रुक के जल बाहर आए। ओके, वैसे ही इनको 2 भागों में वापिस भी डिवाइड कर देते, कुंडीय ग्लेशियर और संकरा ग्लेशियर। तो संकरे में तो तीव्रता से आएगा, और बड़ा कुंड हो गया तो उसमें तो पानी भर जाएगा, उसमें तीव्रता के साथ नहीं आएगा। ये आपकी 2 नंबर स्थलाकृति नहीं, ग्लेशियर का ही एक पार्ट है, गर्म जल स्रोत। जल स्रोत नाम से ही पता चल गया, इनमें पानी होता है, बस इतनी सी बात है। या लगातार जल बाहर आता है, ऐसे भी आप कह सकते हो, लगातार गर्म जल बाहर आता है। लगातार गर्म जल बाहर आता है। ओके जी, ऐसे कहां कहां है? तो बिहार में राजगीर व मुंगेर, बिहार में राजगीर और मुंगेर 2 स्थान है। हरियाणा में एक स्थान है सोहना, हरियाणा में एक स्थान है आपका सोहना। और हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है मणिकरण। मणिकरण, यहां तो भारत में विद्युत भी बनाई जाती है, विद्युत बनाई जाती है। आपको पता रहना चाहिए कि यहां क्या बनाई जाती है, विद्युत बनाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। और एक और भी है हमारे लद्दाख में, पुंगा घाटी। लद्दाख में पुंगा घाटी, यहां पे हमारे गर्म जल के स्रोत हैं। यहां
गर्म जल स्रोत पाए जाते हैं। यहां गर्म जल स्रोत पाए जाते हैं। ये गैसर का ही एक प्रकार मान लो चाहे तो। ओके, अगली बात पे चलें। इसके बाद हमारी अगली जो अन्य स्थलाकृति है वो आती है। एक बात हमने बतानी चाहिए थी और भी, और वो क्या बतानी चाहिए थी कि ये जो गैसर होता है इसमें जल का तापमान कितना होता है। इसमें गैसर में जल का तापमान कितना होता है? तो इसमें जल का तापमान जो है वो 75 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस होता है। सामान्य वे में 75 से 90 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, अभी दोबारा से हमें बात याद आई क्योंकि दोबारा में तापमान ज्यादा होता है। अब आपकी अगली स्थलाकृति आ गई धुआरा, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फ्यूम रोल। फ्यूम रोल, देखो धुआरे में गैसर में एक ही बात का अंतर है, दोनों में जलवाष्प बाहर आता है, इसमें भी जलवाष्प बाहर आता है, लेकिन दिखता क्या है? धुआं। धुआं, इसमें यह भी छिद्र है, इसमें भी जलवाष्प बाहर आता है, परंतु तापमान अत्यधिक, आप देखिए 645 डिग्री सेल्सियस, 600-700 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तापमान अत्यधिक होता है, अतः जलवाष्प धुएं की तरह दिखता है तथा आकाश में जाकर ठंडा होकर बादल बनाकर तीव्र वर्षा करता है। देखो डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया। वहां केवल एक छिद्र था, सीधा पानी निकल रहा था, ऐसे पानी नीचे गिर रहा था। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो निकल रहा है ये है तो ये भी छिद्र ही, लेकिन इससे जो निकल रहा है जल, उसका तापमान बहुत ज्यादा है, तो वो एक तो दिखता धुएं की तरह, फिर वो ऊपर जाता है, पहले बादल बनते हैं, फिर पानी बनता है, फिर बारिश के रूप में बरसता है, और वहां सीधा पानी गिरता है। इसमें डिफरेंस है। जलवाष्प कितना होता है इसमें? जलवाष्प की मात्रा 98% तक होती है, मतलब धुआरे में 98% जलवाष्प निकलता है। और इसके अलावा क्या निकलता है? इसके अलावा CO2, सबसे ज्यादा गैसों में CO2, N2O2 निकलती है, N2O2 निकलती है। ये बिल्कुल आपकी बात है। अब आप कोई एक धुआरे का नाम बताओ, या धुआरों के लिए कौन प्रसिद्ध है वर्ल्ड में? तो एक तो आपकी प्रसिद्ध है, पिछले दिनों से ज्वालामुखी, जब से विश्व वितरण पढ़ा रहा था, रोज बता रहा था, अलास्का की कटमई घाटी। कटमई घाटी, इसका तो नाम ही क्या है अलास्का की कटमई घाटी का? ए वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स। ए वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स,
10,000 धूमर छिद्रों की घाटी, 10,000 धूमर छिद्रों की घाटी कह देते हैं इसको। ए वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स, 10,000 धूमर छिद्रों की घाटी कहते हैं। इसके अलावा कोई और प्रसिद्ध आपका दुआरा हो तो देखिए, जब दुआरे में जलवाष्प के साथ गंधक, भाई अंदर खनिज तो है ही, गंधक बाहर आती है तो उसे गंधकीय धुआरा, गंधकीय धुआरा, इसको इंग्लिश में वैसे बोलते हैं सोल्फ तारा। क्यों बोलते हैं सोल्फ तारा वो अभी बताऊंगा। इससे गंधक के द्वारा या सोल्फ तारा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा पता पहली बार इटली के नेपल्स नगर के निकट सोल्फ तारा दुआरे से पता चला कि जल में गंधक है और इस गंधक से चर्म रोग ठीक होते हैं। जहां पे भी ऐसा होता है वहां चर्म रोग ठीक हो जाते हैं इस गंधक से। सोल्फ तारा द्वारे से पता चला कि जल में गंधक है। अब विश्व में कौन कौन से ऐसे हैं जो आपके द्वारे के उदाहरण हैं? तो एग्जाम्पल की बात देखोगे आप तो एक कल आपने कोहे सुल्तान पढ़ा था। कोहे सुल्तान कहां था? ये ईरान में शांत ज्वालामुखी में पढ़ा था। ये दुआरा है, अभी इससे धुआं निकल रहा है, शांत हो गई। मैंने कहा भी था दुआरे ज्वालामुखी के अंतिम लक्षण होते हैं कोहे सुल्तान। और एक है वाहिट टापू, टापू का मतलब द्वीप, न्यूजीलैंड। आपके न्यूजीलैंड का व्हाइट टापू भी इसी का उदाहरण है। अलास्का की कटमई घाटी हमने लिखी थी, इटली के नेपल्स नगर की बात हमने लिखी थी। तो ये हमारी कुछ चुनिंदा बातें थी। दुआरों से बिजली भी बना ली जाती है, आपको पता हो तो। यूएसए के कैलिफोर्निया में धुआरे से विद्युत उत्पन्न की जाती है। यूएसए के कैलिफोर्निया में धुआरे से विद्युत उत्पन्न की जाती है। ये आपकी धुआरे की बात कंप्लीट हो गई। तो अब बच क्या गया भाई वो बताओ। धुआरे के बाद क्या बच गया? धुआरे के बाद आपके क्या बचा है वो बताओ। तो एक तो बच गया दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी की स्थलाकृति। दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी की स्थलाकृति। तो आपको खुद को भी पता है, इसमें तो ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। क्या बात नहीं है
कि दरारी उद्भेदन का मतलब होता है कि एक लंबी दरार से लावा बाहर आएगा, एक लंबी दरार से लावा बाहर आएगा, और लंबी दरार से लावा बाहर आएगा। यदि स्थल पे आएगा तो ये दूर तक फैल जाएगा, और दूर तक फैल जाएगा तो कोई भाग दूर तक ऊंचा हो जाएगा, और उससे क्या बनेगा? पठार। तो इससे एक तो बनता है आपका पठार, जैसे भारत का दक्कन का पठार, कोलंबिया का पठार, कोई भी पठार, पठार दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी से बना है। और यदि यही समुद्र में आ जाएगा तो कटक बन जाएगा, मध्य अटलांटिक कटक, जो 14,400 किलोमीटर लंबा है, 14,400, ओके, अटलांटिक के बीचों बीच। तो एक आपके इस स्थलाकृति बनती है कटक। तो दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी से तो ये दो ही स्थलाकृति बनती है, और सबसे ज्यादा दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी कब आई? क्रिटेशियस युग में। अभी दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी ज्यादा आई थी। अभी कौन सी ज्वालामुखी है जो दरारी उद्भेदन वाली है? लोकी। लोकी, लोकी ज्वालामुखी कल बताया भी था मैंने। लोकी ज्वालामुखी दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है जी। अब 2 मिनट 5 मिनट का हमारा कुछ बचा है, फिर आपकी अगली क्लास इंडिया की ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें देखिए क्या बच गया, ज्वालामुखी के लाभ और हानि बता देते हैं। ज्वालामुखी के लाभ, तो लाभ तो आप जितने इतना टॉपिक पढ़ने के बाद सब समझ में आ जाता है। एक तो ज्वालामुखी पृथ्वी का क्या है? सुरक्षा वॉल्व, सेफ्टी वॉल ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व है। यदि ज्वालामुखी नहीं होती तो कभी ना कभी पृथ्वी फट जाती। एक नंबर बात। 2 नंबर बात, ज्वालामुखी लावा के साथ भूगर्भ से खनिज बाहर लाती है। बिल्कुल सही बात करी। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, सीसा, क्या हम 200 किलोमीटर गहरी खान खोद के थोड़ी निकाल लेते? नहीं निकाल पाते। ये तो ज्वालामुखी हमारे लिए बाहर लाती है। बिल्कुल सही बात है। तीसरी बात देखो इसका और क्या फायदा है, एक और भी है। ज्वालामुखी के बेसाल्टिक लावा से काली मिट्टी बनती है। बिल्कुल बनती है। और काली मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ। तो यह भी सही बात है, ज्वालामुखी नहीं आती तो काली मिट्टी नहीं होती, तो कपास गन्ने की खेती में समस्या आ जाती। यह भी फायदा तो है ही भी। और बताओ, और जैसे करेटर झील का निर्माण, आपके लोनार और पुष्कर झील बन गई, ये भी सही बात है। और लाभ देखो आप, और क्या लाभ हो सकता है? तो गैसर व धुआंरे से विद्युत उत्पादन, आजकल बिजली भी बना दी जाती है। ओके, ये सब बातें तो बहुत सामान्य है, कोई भी बता देगा। हानि बताओ। हानि, पहली हानि, जन धन की हानि। आपको याद है क्या? कौन सा? 79 ईस्वी में प्लीनी महोदय क्या हो गया था? ज्वालामुखी के नीचे दब के मर गए थे विषुवियस ज्वालामुखी के विस्फोट के दौरान। और 1631 में विसुवियस ज्वालामुखी के विस्फोट से 2 इटली के नगर समाप्त हो गए थे। उनके नाम बताओ कौन से हैं? आप कमेंट करें। ये 2 नगर थे, आपने कमेंट नहीं किया। पोम्पाई,
पोम्पाई व हरकुलेनियस नगर नष्ट हो गए। एक आपको और भी पता होना चाहिए, एक ये भी हो जाता है, ज्वालामुखी से निकले धुएं से वायु परिवहन बाधित होता है। ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको ध्यान है क्या? आप उम्र में छोटे हो तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन 14 अप्रैल 2010 की बात है। 14 अप्रैल 2010, आपको 2010 की बातें याद नहीं होंगी शायद। 2010 को आइसलैंड में लोकी ज्वालामुखी से इतना धुआं निकल गया था कि यूरोप में एरोप्लेन लैंड नहीं कर पाई थी, इतना धुआं हो गया था। तो ऐसा भी हो जाता है। एक नुकसान और है इससे, और वो क्या है? अम्लीय वर्षा, क्योंकि इससे कुछ गैसें निकलती हैं ज्वालामुखी से, जिससे अम्लीय वर्षा हो जाती है और CO2 जैसी गैसें निकलती हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग, ये दोनों बातें काम की है, लेकिन हम अगली PDF ने बनानी पड़े इसलिए हमने यही लिख दी कि ज्वालामुखी से अम्लीय वर्षा और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिलता है और ये हमारे लिए नुकसानदायक है। ओके जी, अब हमारे ज्वालामुखी में एक चीज और बच गई, ज्वालामुखी की आंतरिक स्थलाकृतियां, बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ, सील और डाइक। ये हम एक छोटे वीडियो में आपको अपलोड करवा देंगे। लाइव तो इतने से वीडियो को क्या लेके आएंगे, ये 15-20 मिनट का वीडियो है, लेकिन आपकी अगली क्लास स्टार्ट होगी। ओके, थैंक्स, आज के लिए इतना है।